Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I am zoologist Qari Muhammad Irfan Yasin, क्लास 9th न्यू बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 5 के 2 लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स जो है इस चैप्टर के लगातार ये तीसरा लेक्चर है आज का। इसमें हम आज जिसको स्टडी करेंगे वो हमारा टॉपिक है स्टमक एज एन ऑर्गन। स्टमक क्या है, इसके मेजर फंक्शंस क्या हैं और इसकी बनावट में कौन कौन से टिश्यूज़ शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। स्टमक क्या है? स्टमक एज एन ऑर्गन। स्टमक एक ऑर्गन है। याद रखिए कि ऑर्गन्स कब वजूद में आते हैं? जब टिश्यूज़ की कम्बिनेशन होती है, रिलेटेड टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक वे से, तो उस वक्त जो चीज़ वजूद में आती है उसे हम ऑर्गन कहते हैं। तो इस डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो गई कि जो चीज़ ऑर्गन होगी वो किस से बनेगी? टिश्यूज से बनेगी। आइए देखते हैं ये क्या है। स्टमक एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ऑर्गन है तो जाहिर बात है किसका बना हुआ होगा? टिश्यूज का बना हुआ होगा। तो इसकी बनावट में कौन कौन से टिश्यू शामिल हैं? हमने अभी थोड़ी देर पहले ऑर्गन की तारीफ की कि कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड टिश्यूज़ का जब मिलाप होता है तो उस वक्त जो वजूद में आती है जो चीज़, उसे हम ऑर्गन कहते हैं। हम स्टमक को डाइजेस्टिव ऑर्गन कह रहे हैं। तो जब ऑर्गन कह दिया हमने तो ये क्लियर हो गई बात कि ये भी टिश्यूज़ का बना हुआ है। तो स्टमक की बनावट में 4 किस्म के टिश्यूज़ हमारे शामिल होते हैं। बेटा, सबसे पहले एपिथेलियल, फिर कनेक्टिव, मसल एंड आउटर कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास ये शामिल है। फंक्शंस देख लेते हैं। स्टमक के मेजर फंक्शंस कौन कौन से हैं, इसके अहम काम कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात, ये स्टोरेज ऑफ फूड है। खुराक जब हम खाते हैं तो ये जब पूरी तरह हजम नहीं होती खुराक, उस वक्त जो है थोड़ी सी जुज़वी तौर पे जब हजम हो रही होती है खुराक, कुछ सिक्रीशंस को, कुछ रतूबतों को इसके अंदर मिलाया जा रहा होता है, एंजाइम्स को, ताकि खुराक को मज़ीद हजम किया जा सके। तो थोड़े वक्त के लिए जो स्टोर करने के लिए हमारा ऑर्गन है वो स्टमक ही है। स्टमक एक स्टोरेज के लिए है, खुराक की स्टोरेज के लिए एक ऑर्गन है। रेवन बायोलॉजी ये कहती है कि 2 से 4 लीटर जो खुराक है, फूड एंड लिक्विड का जो मिलाप है, 2 से 4 लीटर तक की हद जो है मैदा हमारा स्टोर कर सकता है। इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन पार्शली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन की जुज़वी तौर पे डाइजेशन करना, कंप्लीटली नहीं। लफ्ज़ लिखा हमने पार्शली डाइजेशन। पार्शली का मतलब होता है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और ज़्यादा और मुकम्मल जो डाइजेशन होती है वो याद रखिए इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वो छोटी आंत में होती है। ये इसके मेजर फंक्शंस थे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो टिश्यूज़ हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ की बात करते हैं। जो इनर वॉल होती है स्टमक की, जो अंदरूनी दीवार होती है, वो इन्हीं एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई होती है। ये जो आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये इनर है और ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई है। इसकी खासियत ये है कि ये ग्लैंडुलर होती है। ग्लैंड्स इसमें होते हैं जो कि ख़ास किस्म की सिक्रीशंस खारिज करते हैं जो खुराक के हाजमे में हेल्प करते हैं। तो हमने क्या कहा कि एपिथेलियल टिश्यू, तो टिश्यू किस चीज़ का बना होता है? आपको मालूम है, टिश्यू सेल्स का बना हुआ होता है। और यहाँ एक टर्म हमने इस्तेमाल की कि ये जो है ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर का मतलब ये है ग्लैंड सिक्रीशंस इसके अंदर मौजूद होती हैं।
यानी ग्लैंड पाए जाते हैं जो खास किस्म की सिक्रीशंस को खारिज करते हैं, इसलिए इसको ग्लैंडुलर कहते हैं। यहाँ पर जो सबसे अहम ग्लैंड है एपिथेलियल टिश्यू में वो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है। सवाल ये पैदा होता है कि ग्लैंड क्या है बेटा? ग्लैंड कोई सेल होता है, टिश्यू होता है, या कोई आर्गन होता है जो खास किस्म की सिक्रीशंस या रतूबतें पैदा करता है, उसे हम ग्लैंड कहते हैं। हार्मोन्स पैदा करता है या सिक्रीशंस पैदा करता है। यहाँ पर स्टमक के एपिथेलियल टिश्यू में जो सबसे अहम ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। मैंने अभी ग्लैंड की डेफिनेशन में ये बात की कि ये सेल्स का बना हुआ हो सकता है, या फिर कोई आर्गन हो सकता है, या कोई टिश्यू हो सकता है। तो फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड को देखते हैं। यहाँ पर ये जनाब ये ग्लैंड 3 तरह के सेल्स का बना हुआ है। 3 तरह के सेल्स का बना हुआ है। कौन कौन से सेल्स हैं? म्यूकस सेल्स, चीफ सेल्स एंड पेराइटल सेल्स। जाहिर बात है टिश्यू है तो टिश्यू सेल्स का बना हुआ होगा, ग्लैंडुलर टिश्यू है तो ग्लैंड्स का बना हुआ होगा। और इस ग्लैंड में जो अहम ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितनी तरह के सेल्स यहाँ शामिल हैं? 3 तरह के शामिल हैं। यहाँ पर आपकी बुक के पहले पैराग्राफ में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जो बातें लिखी हुई हैं उनकी कोई तरतीब नहीं है, वो बेढंगम सी बातें हैं। मैंने इनको तरतीब दे दिया है। सबसे पहले जो 3 तरह के सेल्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। इसकी शक्ल ये आपको जो नजर आ रही है ब्लैक कलर की, ये ट्यूबुलर शक्ल है इसकी, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड की शक्ल है। इसमें 3 तरह के सेल्स हैं। सबसे पहले म्यूकस सेल्स हैं, पेराइटल सेल्स हैं। अब म्यूकस सेल से जो सिक्रीशंस खारिज होती हैं वो म्यूकस जो है वो सिक्रीट होता है। म्यूकस का काम क्या है? फंक्शन पढ़ते हैं, प्रोटेक्ट्स द सेल्स लाइनिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एसिड। जो मैदे की अंदरूनी दीवारों की जो लाइनिंग है, हमने कहा ये इनर वॉल में पाया जाता है, तो ये इनर वॉल की ये जो सेल्स हैं उनकी लाइनिंग की हिफाजत करता है। ये कौन? म्यूकस जो है इनर लाइनिंग ऑफ सेल्स की हिफाजत करेगा। किससे? फ्रॉम इफेक्ट ऑफ एसिड, एसिड के असर से। मैदे में जो खारिज होने वाला तेजाब है, जो एसिड है, उसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेटा इतना तेज होता है कि लोहे के कील पीस के अंदर वो गल जाते हैं, इतना हाई होता है। क्यों? क्योंकि जब ये खारिज होता है उस वक्त इसकी पीएच जो है 1 से 2 तक होती है। इतनी लो पीएच वाली चीज़ जो होती है आपको पता है, वो जितनी पीएच कम होगी उतनी ही उसकी जो एसिडिटी होगी वो हाई होगी। तो यहाँ पर ये जो म्यूकस है, हमारा मैदा फिर जलता क्यों नहीं है HCl से? इसलिए कि म्यूकस जो लाइनिंग है सेल्स की इस एसिड से उसकी हिफाजत करता है हमारे मैदे की। चीफ सेल्स क्या है? चीफ सेल्स सिक्रीट्स पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन एक इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है। इसको एक्टिव कैसे किया जाता है? इस एंजाइम को पेप्सिनोजिन प्लस HCl और पेप्सिनोजिन जब आपस में मिक्सअप होते हैं तो इसके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो एक्टिव एंजाइम बनता है जिसे पेप्सिन कहते हैं, जो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में काम आता है। यहाँ तक इन दोनों की बात हो गई। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास है पेराइटल सेल्स। बेटा पेराइटल सेल्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपोनेंट्स पैदा करते हैं। तो इसके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपोनेंट्स कौन होते हैं? 2 होते हैं। एक तो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं, दूसरे क्लोराइड आयंस होते हैं। हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो HCl बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। और इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो pH है 1 से 2 तक हो सकती है और ये हाईली एसिडिक होता है। फिर ये म्यूकस की वजह से ये कम एसिडिटी इसकी हो जाती है। मज़ीद हम इसकी एनाटॉमी में इसकी वजाहत कर सकते हैं। इतना ही आपके सिलेबस के मुताबिक काफ़ी है जितना मैंने आपको बता दिया। अब हमारे पास ये डायग्राम है, ये ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड की डायग्राम है बेटा। ये जो आपको ग्रीन कलर के नजर आ रहे हैं
ये हमारे पास क्या है, ये म्यूकस सेल्स हैं, म्यूकस सेल्स हैं जो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जो आपको ब्लैक कलर के नजर आ रहे हैं, ये पेराइटल सेल्स हैं। पेराइटल सेल्स हमने अभी पढ़ा कि ये क्या पैदा करते हैं, HCl को सिक्रीट करते हैं। ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रहे हैं, ये जो रेड कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, ये वाले, इनको हमने कहा कि ये चीफ सेल्स हैं बेटा। चीफ सेल्स क्या करते हैं, चीफ सेल्स जो है पेप्सिनोजेन को सिक्रीट करते हैं। तीनों सिक्रीशंस के बारे में भी हमने पढ़ लिया और 3 तरह के सेल्स के बारे में भी पढ़ लिया। हमारा एपिथेलियल टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। दूसरे टिश्यू की बात करते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू है जो बीनीथ द एपिथेलियल टिश्यू होता है। यहाँ डायग्राम में देखें, ये ग्रीन कलर का एपिथेलियल था, एपिथेलियल के बाद आपको यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू, ये मैंने ब्लू लाइन से जाहिर किया है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये बीनीथ द एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के बाद होता है। ये एपिथेलियल टिश्यू था, एपिथेलियल टिश्यू के बाद ये दरमियान यहाँ पर जो है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, स्ट्रक्चर के मुताबिक सपोर्ट मुहैया करता है स्टमक को। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, नर्व्स होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होती हैं। यहाँ पर बाकी तो सारी चीज़ें आपको पता होंगी, लिम्फेटिक्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारी बॉडी का जो सीवरेज सिस्टम है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो लिम्फेटिक्स समझ लें। खून की नालियों से खास किस्म की जो सिक्रीशंस खारिज होती हैं, टिश्यूज से जो सिक्रीशंस खास किस्म की खारिज होती हैं, वाइट कलर की होती हैं, कलरलेस होती हैं, उनको हम लिम्फ्स कहते हैं, लिम्फेटिक्स कहते हैं। आगे बढ़ते ही ये हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। तीसरा टिश्यू है मसल टिश्यू। नाम से जाहिर है मसल्स इसमें शामिल होंगे। टिश्यू है तो सेल्स का बना हुआ होगा। कौन कौन से सेल्स शामिल होंगे इसमें, हमारे पास 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स है। 3 तहें होती हैं स्मूथ मसल्स की। सबसे पहली जो है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल होती है, दूसरी को हम कहते हैं सर्कुलर, तीसरी हमारे पास ओब्लीक है। इनकी जो नाम इनको दिए हमने, इनकी शक्ल की बुनियाद पर दिए। इनके फंक्शंस क्या हैं, मसल्स के फंक्शंस मसल्स के वही कॉमन है जो आपको पता है, कंट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना हर मसल का काम होता है। अब ये कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होने का मकसद क्या है, मिक्सिंग ऑफ फूड विद गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के साथ ताकि खुराक को मिक्सअप किया जा सके। इसके बाद ये डायग्राम देखें बेटा। डायग्राम सबसे पहले ये लॉन्गिट्यूडिनल है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स की डायग्राम है। और ये जो दूसरी आपको लेयर नजर आ रही है, ये जो ब्लू कलर की है बेटा, ये सर्कुलर है, ये लॉन्गिट्यूडिनल है। मैं लिख देता हूँ आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ये लॉन्गिट्यूडिनल है और इसके बाद ये हमारे पास सर्कुलर मसल्स हैं। और ये कौन से हुए बेटा हमारे पास, ओब्लीक। अब ये इनकी शक्ल की वजह से भी इनको ये नाम दे रहे हैं हम। ये लॉन्गिट्यूडिनल, ये सर्कुलर और ये ओब्लीक है। ये सर्कुलर शेप के हैं और ये ओब्लीक टाइप के हैं। ये देखिए ये ओब्लीक शक्ल के हैं। यहाँ तक ये हमारे मसल्स टिश्यू कंप्लीट हो गए। इसको मस्क्यूलरस भी कहते हैं क्योंकि ये मसल्स की बनी हुई तह होती है, इस वजह से इसको मस्क्यूलरस भी कहते हैं। 3 तरह के मसल्स हमने इसमें पढ़ लिए। ये क्लियर हो गया बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा जो हमारा आखिरी टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, और ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, हमने पहले भी एक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, लेकिन ये आउटर कनेक्टिव टिश्यू है, आउटर मोस्ट लेयर है स्टमक की। ये देखिए ये ब्लू कलर में जो आपको नजर आ रही है, ये आउटर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, मैदे की सबसे बाहर वाली लेयर है। और ये क्या करती है, एन सर्कल करती है और सपोर्ट करती है। एन सर्कल का मतलब घेरती है। देखिए चारों तरफ से, हर तरफ से इसने स्टमक को घेर रखा है तो, और इसको सपोर्ट भी दे रही है। जाहिर बात है जो चीज़ बाहर होती है उसके अंदरूनी हिस्सों को वो सपोर्ट देती है। तो ये आउटर कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए ये एन सर्कल कर रही है और सपोर्ट दे रही है
हमारा ये टॉपिक एंड हो गया, स्टमक एज एन ऑर्गन। थैंक यू सो मच।